लेकिन कभी आपको लगा कि ये बहुत डिमोटिवेटेड हो गया या कभी ये थोड़ा सा डिप्रेस होने लगा? क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं डिप्रेशन में चला गया, पर ऐसे वक्त पेरेंट्स का कैसा रोल था, क्या था? बच्चों का ये फेस कभी ना कभी आता ही है। यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट यू कैनॉट डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अरे बाप रे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, आज बहुत अच्छा दिन है, गणेश चतुर्थी वाला दिन है और गणपति पापा के साथ साथ हमारा एक अच्छा बच्चा, एक बहुत प्यारा बच्चा शांतनु हमारे साथ है। तो शांतनु के बारे में जानेंगे आज, बहुत सारी बातें पता करेंगे जो शांतनु के थ्रू बच्चों को तो मिलेगा ही मिलेगा, पेरेंट्स के लिए भी बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स मिलने वाली है। उस पापा भी हमारे साथ है। तो सर, सबसे पहले तो आपका वेलकम। आप बोनस की तरह आज आए और बहुत अच्छा लगा कि आप शांतनु के साथ आए और हम लोग आज रिकॉर्ड भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि बहुत सारी बातें क्या होती है, बच्चों को तो बच्चों से मिल जाती है बहुत सारे इंटरव्यूज के थ्रू। पेरेंट्स के लिए जो गाइडलाइंस है ना, गाइड्स है या टिप्स है, वो आपके थ्रू आज मिलेगी बच्चों को। सो वेलकम अगेन एंड थैंक यू। तो चलो बच्चों, गणपति बाप्पा मोरिया, चला आता शुरू करूँगा, है ना। शुरू करते हैं आज का सेशन। शांतनु, कैसे लगा देखो सबसे पहले COEP कॉलेज फर्स्ट डे? क्या लगा कि सपना पूरा हो गया, मंजिल मिल गई, 2 महीने की 2 साल की एफर्ट हमारी सफल हुई? हाँ, लगा वैसा। कॉलेज तो बहुत ही अच्छा है। फर्स्ट दिन भी बहुत मज़ेदार था। सब पता चला कॉलेज के बारे में कि क्लब्स कैसे होते हैं। 50 से ज़्यादा क्लब्स है कॉलेज में। फेस्टिवल्स, रेगाटा तो सबको पता ही है। हाँ। बोटिंग क्लब है। अभी 100 साल हो जाएंगे बोटिंग क्लब को। तो बोट क्लब अभी भी एक्टिव है? हाँ, बहुत अभी भी करने देते हैं पीछे झील, वो जो भी लेक वगैरह पे, जो भी रिवर पे हम कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्या बात है, कभी किया है ट्राई? अभी नहीं, एक्चुअली सीजन बाद में। अच्छा, तो बारिश के हाँ, आसपास वेदर वगैरह एडजस्ट करके फिर तब करते हैं। ओके, नाइस नाइस। तो बच्चों, जैसे इसने कहा 50+ क्लब्स है यहाँ पे, है ना। और ये चाहे तो, जैसे मैंने एक और क्लब अगर ये चाहे तो बना सकता है, 51st क्लब ला सकता है। VIT में भी सर 47 क्लब्स है और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने मिलती है। अच्छे कॉलेज में जाने का यही एक फ़ायदा होता है, राइट। तो चलिए, है ना, थोड़ा सा, है ना, सब पहले सर से जानना चाहूँगा कि सर कैसे लगा आपको 2 साल आपके बच्चों के अराउंड, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना 12th। तो हाउ वाज योर फीलिंग अबाउट दिस? सो आई एम ऑल्सो फीलिंग प्राउड कि ये COEP में उसने एडमिशन करवाया। तो हम लोगों के फील हुआ कि भाई ये अच्छे कॉलेज में जा रहा है, तो 2 साल की इसकी मेहनत काम में आ गई। तो उसने स्टार्ट किया था वैसे 9th से JEE का प्रिपरेशन करना, लेकिन JEE फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद थोड़ा सा फोकस चेंज करके MSc की तरफ किया। तब सह्याद्री ट्यूटोरियल से फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा, गणित अंक से उसने मैथ्स में फोकस किया। करेक्ट। और लास्ट के 3-4 महीने बहुत ही फोकस, एकदम ये 2 क्लासेस लेके एकदम फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की पढ़ाई की। एकदम रिजल्ट भी उसका बढ़िया है उसी से। ये बात आपने सही की। बहुत बच्चों का ये होता है, अभी वो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं JEE मेंस के लिए, करना भी चाहिए, और बाद में धीरे धीरे रियलाइज होता है कि JEE मेंस थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, हमारा रैंक उतना अच्छा नहीं आएगा जो हमें आना चाहिए था। तो फिर शिफ्ट करना भी बहुत जरूरी है, जैसे तुमने किया। बहुत सारे बच्चे शिफ्ट नहीं करते सर। बहुत सारे बच्चे फेज 2 भी फिर निकलते जाते हैं एडवांस वगैरह, और फिर होता कुछ नहीं है। तो जो इसने शिफ्ट किया, और हाँ, जैसे आपने कहा सह्याद्री ट्यूटोरियल्स, महेश सर, उनका गाइडेंस तो बहुत ज़्यादा स्पेशल मेंशन है उनके लिए, कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है सभी बच्चों के लिए, और हमारे लिए भी। हम भी उनसे बहुत सारा गाइडेंस लेते रहते हैं। तो या सह्याद्री ट्यूटोरियल्स की तो हेल्प यहाँ पे हुई है। और जैसे इसने कहा गणित अंक से आपने मैथ्स आखिरी 2 महीने में पढ़ा, राइट। बीटा 2.0 जो था। हाँ, बीटा कोर्स, राइट, बहुत बहुत अच्छा। बीटा कोर्स और टेस्ट सीरीज भी ली थी, अल्फा 2.0। टेस्ट कैसे लगे थे आपको? टेस्ट बहुत अच्छे लगे एक्चुअली, उससे ही फ़र्क पड़ा। मतलब जब पेपर दे रहा था तब मुझे ही रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये गलतियाँ मैंने की थी। लाइक जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, और ये गलती वापस करनी नहीं है मुझे। ओके। टेस्ट जस्ट ब्लाइंडली टेस्ट देने से अच्छा वो एनालाइज करना भी इम्पोर्टेंट है कि हमें क्या आता है और क्या नहीं आता है। करेक्ट। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे जो अल्फा 2.0 टेस्ट सीरीज थी बहुत डिफिकल्ट थी। क्या CET के बराबर थी या डिफिकल्टी लेवल ज़्यादा था उसका? ज़्यादा था डिफ़िकल्टी लेवल, पर वो प्लस पॉइंट निकला, क्योंकि फिर अगर तुम एक लेवल ऊपर का सॉल्व करते हो क्वेश्चन, तो नीचे के क्वेश्चन सॉल्व करने थोड़े इजी लगते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे JEE मेंस की प्रिपरेशन करते रहेंगे और आखिर में वो शिफ्ट होंगे MST सिटी की तरफ, तो कितना डिफिकल्ट है शिफ्ट होना? इज द सिलेबस सिमिलर, इज द स्टडीज सिमिलर? फिजिक्स और मैथमेटिक्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा एक 5-10% थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि स्टेट बोर्ड में कुछ चैप्टर्स एक्स्ट्रा है। वैसे तो डूएबल है, मतलब इट इज़ वेरी मच डूएबल। ओके, लेकिन डिफिकल्टी लेवल वाइज या टाइम, जैसे एक क्वेश्चन के लिए कितना होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, इन JEE मेंस, इन CET, हाउ इज द डिफरेंस देयर?
ओके, तो जेई मेंस में तो ऑलमोस्ट 2.5 मिनट तो रहते ही है हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए, और 75 क्वेश्चन रहते हैं, राइट? करेक्ट। और सीईटी में वैसा नहीं है ना, सीईटी में पैटर्न पूरा ही अलग है जेई मेन से। सीईटी इज़ लाइक अ स्पीड गेम, मतलब जेई में आपको टाइम तो है क्वेश्चन सॉल्व करने में, पर आपको यहाँ पे क्विक डिसीजन लेना है, मतलब छोड़ना है या करना है। करेक्ट करेक्ट। और आजकल एमएसटीसीटी के क्वेश्चंस भी एकदम जेई मेंस लेवल की आने लग गए हैं, राइट? तो आपने प्रिपरेशन कब स्टार्ट की थी? मतलब 11th में सीरियस थे, नहीं थे? बहुत सारे बच्चे 11th में सीरियस होते भी नहीं है, तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी? 11th में तो था ही सीरियस, एक्चुअली 9th से ही थोड़ा थोड़ा शुरू किया था अच्छे से। तब इतना सीरियसनेस नहीं था, पर 11th में अच्छा खासा सीरियसनेस आ गया। ओके, तो आप 11th में भी अच्छी पढ़ाई करे थे, 11th के टॉपिक्स 11th में कवर कर लिए थे, हाँ। 12th के टॉपिक्स 12th में कवर कर लिए थे। ओके, सो हाउ डू यू मैनेज बोर्ड्स? बोर्ड्स को कैसे मैनेज किया था? क्योंकि सर आपने भी देखा होगा ना, बच्चे बहुत बोर्ड्स आते आते प्रेशर फील करते कि जेई मेंस का फेज 1 करूँ या बोर्ड्स करूँ, तो तब क्या था, कैसे रिएक्शन था? बोर्ड्स तो मोस्टली अगर कंसेप्ट्स वगैरह क्लियर रख लिए जेई मेंस वगैरह से, तो बोर्ड्स तो अभी अच्छा ही जाएगा आपका। और अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की, तो सीबीएसई के पेपर्स भी अभी मैंने रियलाइज़ किया इस साल की कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें भी। ओके, तो वो भी कॉम्पिटिटिव ट्विस्ट एक देना चालू कर रहे हैं। ओके, तो मतलब आप बोर्ड्स सीबीएसई था आपका, Right. ओके। तो सीबीएसई का फायदा होता है जेई मेंस के लिए, जैसे आप बोल रहे हो कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस हाँ, आने लगे? बिल्कुल होता है फ़ायदा, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड है ना मेंस। Okay. मेंस एनसीईआरटी बेस्ड है और सीईटी तो हमारा स्टेट बोर्ड बेस्ड। सर पूरे 2 साल में इसने प्रिपरेशन तो अपनी मेहनत वगैरह करी, लेकिन कभी आपको लगा कि ये बहुत डिमोटिवेटेड हो गया, या कभी ये थोड़ा सा डिप्रेस होने लगा? क्योंकि बहुत बच्चे कहते हैं सर मैं डिप्रेशन में चला गया, पर ऐसे वक्त पेरेंट्स का कैसा रोल था, क्या था? सो बच्चों का ये फेज कभी ना कभी आता ही है, ये मैंने देखा है। नॉट ओनली माई सन, बाकी भी मैं फ्रेंड्स लोगों के बच्चों के साथ भी बात करता हूँ, तो ये फेज में से बच्चे जाते ही जाते हैं। तो फैमिली ने उनको सपोर्ट करना चाहिए सबसे पहले। तो ये अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट ऑफ लाइफ, ये तो आते ही रहेंगे आपको। और Correct. ये फाइनल एग्जाम नहीं है जिंदगी की आपकी, बहुत सारे एग्जाम भी आपको इसके बाद भी देनी है, करना भी है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि उनके साथ रहना। Correct. वो हमने किया, और उसको इतना ही बोला कि तू तुम्हारा 100% देना है। पीएच के साथ कंपैरिजन में वो टाइम वेस्ट नहीं करना है अपने को। बहुत बहुत सही, मतलब ये बात बहुत अच्छी है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि जो थोड़े डिमोटिवेट फील करते हैं, एक टेस्ट में लो स्कोर आता है, बच्चे ऐसे कहते हैं यार अब मेरा क्या होगा, मेरे से हो नहीं रहा, इस तरह। लेकिन जैसे आपने कहा कि गिर के फिर उठना जरूरी है, और इस समय में पेरेंट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने एक बात कही थी मुझसे, है ना, अभी हम जब बात कर रहे थे, मैं फिर से सर को कहूँगा कहने के लिए, कि जब ये बीटा 2.0 के सेशंस करता था लाइव, सर अपनी कार से जब, सर अब आप खुद ही बता दीजिए वो बात। मेरा लड़का वो बीटा 2.0 में मैथ्स करता था, तो मैं ऑफिस जाते आते समय उनके वीडियो कंटिन्यू देखते रहता था कि क्या चल रहा है। तो आने के बाद सिर्फ कुछ 5 मिनट की बात भी किया बच्चे से, तो मुझे आइडिया आ जाता था कि इसका कैसे चल रहा है, ओवरऑल ये उसको अच्छा लग रहा है, समझ रहा है कि नहीं, ये सब चीज़ें मुझे 5 मिनट में समझ जाती मतलब ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि पेरेंट्स को इतना इन्वॉल्व होना चाहिए पढ़ाई में। कभी कभी भले ही आपको वो टॉपिक ना समझे, लेकिन क्या क्या वर्ड्स समझ जाते कि अरे तुमने क्या पढ़ा आज, तो बच्चे से वही वर्ड्स अगर दिख जाते कि अरे आज तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस था, तो उतना ही अच्छा है। और सर कह रहे वो भी आधा घंटा मेरा क्लास सुन रहे थे। सर थैंक यू फॉर दैट, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आप भी मेरा क्लास सुन रहे थे। आई होप आपको बोर नहीं कर रहा था। नहीं सही है, सही है। मुझे भी मजा आ रहा था, प्रोसेस हो रहा है ऐसा चीजें, तो मुझे सॉल्व करने नहीं आएगा, लेकिन एटलीस्ट कुछ वर्ड्स मेरे दिमाग में बैठ गए थे जो कि मैं पकड़ लेता था यूनिक वर्ड, और उसको पूछ लेता था। यही चाहिए, यही पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट चाहिए हमको। अच्छा एक और बात, बट आपको एक और बात बता दूं मैं आपको, 200 में से 200 लाना जरूरी नहीं होता है, मतलब 200 में से 200 वाला 100% ऐसा नहीं है ना, भले ही टाइम कम हो। अब चलो हम जानते हैं शंतनु से उसका स्कोर क्या था। शंतनु आपका टोटल क्या था? मेरा टोटल था 135। देखिए 135 आउट ऑफ 200, और इसकी शिफ्ट कौन सी थी? मेरा था 14th में शिफ्ट 1। ये बड़ी डिफिकल्ट शिफ्ट थी 14th में शिफ्ट 1, आई रिमेंबर सबसे डिफिकल्ट शिफ्ट थी। तो 135 पे क्या परसेंटाइल आया बेटा? मेरा 99.68। बेटा बहुत सारे बच्चों को ना यकीन ही नहीं होता कि 135 पे 99.68 आ सकता है। ये शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि कितनी डिफिकल्ट शिफ्ट थी। और उसमें भी मैथ्स में आपका स्कोर क्या था? मैथ्स में भी अराउंड 76 के अराउंड था, है ना, जैसे हमने बात करी। और 76 में भी इसका परसेंटाइल जो मैथ्स में था वो भी 99.68 था। तो आप बच्चों को समझना जरूरी है कि 100 में से 100 नहीं होता स्कोर, राइट? भले ही डिफिकल्टी पेपर की ज्यादा हो, वो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो नहीं आ रहा उसको छोड़ना भी जरूरी है ना। अगर सारे क्वेश्चंस करना जरूरी नहीं है, हमें वहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चे शंतनु, हम एक बात जानते हैं धीरे धीरे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स 3 सब्जेक्ट्स को हैंडल नहीं कर पाते सर बहुत सारे बार बच्चे। तो आपने कैसे हैंडल किया? हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स? तो फिजिक्स तो पहले
डरना नहीं चाहिए, फिजिक्स से बहुत डरते हैं, मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है। 12th के फिजिक्स से भी मैं बहुत डर जाता था, पर पहले तो डर निकालना चाहिए फिजिक्स का। बेसिक कंसेप्ट आपको अंडरस्टैंड करने चाहिए फिजिक्स के, और फॉर्मूलाज वगैरह आपको ध्यान में रखने हैं। मतलब आप ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश मत करो, ट्राई टू कीप इट एज सिंपल एज इट इज़ पॉसिबल। ओके, मतलब आप कहते हो बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज कर लो हर चैप्टर के, और बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं। और अगर आपने मतलब ये तो सभी सब्जेक्ट्स में अप्लाई होते हैं, अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो आप उसके ऊपर कितना भी डाल सकते हो, राइट? करेक्ट करेक्ट। सर आपने भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा था, अपने वक्त पे इतना डिफिकल्ट था क्या? नहीं, अभी डिफिकल्ट थोड़ा बढ़ तो ज़्यादा ही हो गया है ना। सर खुद भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, और एक और अच्छी बात है कि शांतनु ने भी कंप्यूटर मिलते हुए भी कंप्यूटर को रिजेक्ट करते हुए है ना इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करा है चूज COEP में। इसके बारे में पूछते हैं इससे है ना थोड़ा, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सिर्फ कंप्यूटर IT ही जानते हैं, या उससे रिलेटेड जो ब्रांचेस है नहीं, अभी CS DS वगैरह वगैरह। तो यार क्या अप्रोच था क्यों तूने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तरफ सोचा? मेरा ऐसा डिसीजन ये था क्योंकि मैंने 11th-12th में 2 लैंग्वेजेस सीखी थी स्कूल में, पाइथन और MySQL। तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ऐसे टाइप का इंसान नहीं हूँ जो पूरा दिन कोड लिखते बैठ सकता हूँ, और बचपन से थोड़ा हार्डवेयर वगैरह में भी इंटरेस्ट था, तो दोनों का कॉम्बिनेशन ऐसा कुछ चाहिए मुझे, इसलिए मैंने ENT सीखी। सही है, बहुत बढ़िया है। और आजकल तो मतलब मार्केट भी बहुत सेमीकंडक्टर्स की तरफ बूम तो है ही है, राइट? तो ये बहुत बढ़िया बात है कि हमें क्या नहीं करना है ये जानना, कि इस फेज में कि मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता दिन भर कोड करता हुआ, राइट? तो दिस इज़ अ गुड साइन, ये बहुत कम लोगों को क्लैरिटी होती है। ओके, तो बहुत बहुत बढ़िया। और फिजिक्स को लेकर आपने बताया कि डरना नहीं चाहिए, है ना। बैक टू केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई किया, एंड क्या तुम्हारा केमिस्ट्री हमेशा अच्छा था? क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हमेशा केमिस्ट्री हमारा सबसे वीक हो जाता है। तो केमिस्ट्री सब कोई थोड़ा हेटेड सब्जेक्ट है वैसे बोले तो, पर करना पड़ता है। लाइक वही एंड में वही तुमको मार्क्स देने वाला है। मतलब मेहनत बहुत है उधर, दैट इज एक्सेप्टेड, बट मार्क्स उधर से ही आने वाले हैं। मतलब अगर तुम प्रॉपरली प्लान करके करो, तीनों फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक 3 ये रहते हैं ना। तो तीनों में से फिजिकल तो बस आपके न्यूमेरिकल्स है, तो न्यूमेरिकल्स आप मैथ फिजिक्स अगर अच्छे से ये कर रहे हो तो न्यूमेरिकल्स में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं जाने वाली। बात आती है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की। तो इनऑर्गेनिक आपको बार बार पढ़ना रहता है, रट्टा मारना रहता है, तो उसमें आलस नहीं करना चाहिए हमें, तो वो करते रहना चाहिए क्योंकि वो फ्री मार्क्स है आपको। करेक्ट। क्योंकि इनऑर्गेनिक का एक इशू क्या है ना, हम याद करते रिएक्शंस और वो पूछते एक्सेप्शन पे। राइट। तो जो याद किया उसमें क्वेश्चन ही नहीं है, जो याद नहीं करना है वो मतलब एक्सेप्शन ही याद करते हैं। करेक्ट। और ऑर्गेनिक का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं ऑर्गेनिक में वीक रहता था बहुत, क्योंकि मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता था रिएक्शंस। तो रिएक्शंस बार बार लिखने चाहिए आपको, और वही जब आप लिखते हो बार बार रिएक्शन, तो फिर वो आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगता है कि कौन सा रिएक्शन कहाँ अप्लाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। तो यही है कि केमिस्ट्री को लेकर तो सभी लोग को ये कहते हैं, बहुत बार सुना भी होगा कि टेक्स्ट बुक को बार बार पढ़ो, बार बार रट्टा मारो, मतलब बार बार जितना पढ़ोगे उतना याद रहेगा। सर पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में इसका कैसा शेड्यूल था, कितना घंटा ये पढ़ता था, या आपके हिसाब से आपने इसको कैसे मैनेज कराया था टाइम, या आपकी क्या हेल्प रही? एक्चुअली हम डायरेक्ट ऐसा उसको नंबर ऑफ आवर्स में नहीं गिनते थे, लेकिन उसको जब भी लगता था ये पढ़ाई के सिवा दूसरा कुछ किया ही नहीं, 3 साल में वही पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उतना दे रहे थे कि अदर देन पढ़ाई थोड़ा उसको हम बिजी रखने की कोशिश करते थे कि 1 आध घंटा भाई उससे बाहर निकल के ओवरऑल बाकी लोग फैमिली लोगों से मिले, फ्रेंड लोगों से बात करे, ऐसा थोड़ा सा उसको कैसे किया था आपने? वो इन लोगों का कैसा लगता है कि पूरा टाइम पढ़ाई टाइप करता था, तो भाई नहीं कंपलसरी तो दो फ्रेंड लोगों को फोन करना ही करना है हफ्ते में, उनसे बात करना ही करना है टाइप, ऐसा थोड़ा सा उसको पुश करते थे हम लोग। बहुत ही अच्छा टिप है ये, जिससे बच्चा वो फेज से थोड़ा सा बाहर आ जाए, फिर उनको सेम इंतु से फिर आके कंटिन्यू कर सकते। करेक्ट। एक ही चीज दिन भर करते रहो तो थोड़ा सा ये हो जाएगा ना, थोड़ा डिप हो जाएगा अपना इफेक्टिविटी। करेक्ट है। और आप में मतलब एटलीस्ट 2 लोगों से बात कर ले, कोई 2 रिलेटिव से बात कर ले, और करता भी था तो इससे एक अच्छा इसको चेंज मिल जाता, और फिर वापस फ्रेश होके। कितने घंटे पढ़ता था वैसे, अगर हम ऑन एन एवरेज पकड़े कि 2 साल का फ्लैशबैक देखें तो? 7 तो मिनिमम रहता था रोज का। अब इंक्लूडिंग योर ट्यूशंस और एक्सक्लूडिंग ट्यूशंस? एक्सक्लूडिंग। अच्छा, ऑफलाइन क्लासेस वगैरह करने के अलावा आप 6-7 घंटा आराम से निकाल लेते थे, और दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ते थे। व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी देयर? तीनों वो डिपेंड करता है, मुझे तो 2 सही लगता था कि 2 सब्जेक्ट लेने।
कभी मैथ फिज़िक्स लिया, फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री लिया, फिर केमिस्ट्री मैथ किया, क्योंकि फिर वो फोकस रहता है हमारा। अगर हम समझो 5 चीज़ लेके बैठे एक टाइम पे तो किधर भी फोकस नहीं जाएगा हमारा। तो करेक्ट। थोड़ा जितना पॉसिबल है उतना, एक किसी को एक सब्जेक्ट पॉसिबल रहेगा, किसी को 2, तो मैंने पर्सनली 2 सब्जेक्ट किए। एक मेरे को लगता है थोड़ा मोनोटोनिसिटी हो जाती है कभी, अगर केमिस्ट्री का दिन रहा दिन भर तो फिर वो ऐसा लगता है कि सिर्फ केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते दिन भर। तो शायद 2 का स्ट्रेटेजी एक बहुत अच्छा स्ट्रेटेजी है। अलग से रूम था सर इसका घर पे पढ़ाई के लिए? अलग से होता अच्छा, मतलब पूरा माहौल इन्वायरमेंट मिला हुआ था इसको अच्छे से। भाई बहन है छोटा? छोटी बहन है। छोटी बहन मस्त तंग नहीं करती थी कि पढ़ाई करते वक्त, कि नहीं पता था भैया पढ़ाई कर रहा है, इसको नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना है? नहीं, हाँ, वो मोटिवेशन देती थी ज़्यादा उसको। वो 10th में है अभी। अच्छा, वो भी तो 10th उसका- एक साथ दोनों सही है। नहीं, उसने भी बहुत हेल्प की वगैरह मेरी, इनऑर्गेनिक वगैरह स्पेशली। क्या किया उसने आपके लिए? मेरे को जब टाइम वगैरह मैनेज नहीं होता था तब इनऑर्गेनिक के लिए वगैरह वो नोट्स वगैरह बना के देती थी मुझे। ओह नाइस। तो नोट्स आपने से स्टिक कर रखे थे अपनी दीवारों पे? हाँ, मतलब रिएक्शन एक्सेप्शन ऐसे। केमिस्ट्री का तो वैसे किया था, फिजिक्स का भी। केमिस्ट्री फिजिक्स फॉर्मूले रोज पढ़ने हैं, फिक्स, ये तो करना ही करना है। मतलब आप और ये सब आपने दीवार पे रखा हुआ था कि पढ़ना है तो स्टिक करके रखा हुआ था? हाँ राइट। केमिस्ट्री स्पेशली स्टिक करके रखा था। फिजिक्स मैथ मुझे फॉर्मूला याद हो जाते थे तो मुझे वो करना नहीं पड़ा, पर केमिस्ट्री होता नहीं था इसलिए मैंने स्टिक करके रखा। बहुत अच्छा। आई वुड लाइक टू ऐड एक पॉइंट यहाँ पे। हाँ। तो इसकी जो बहन है उसने क्या किया था, ये जो फाइनल में एग्जाम दे रहा था, तो एग्जाम में जो चीज़ें उसकी आ नहीं रही है, जिसमें मार्क गए हैं, हाँ। वो लिस्ट डाउन करती थी वो, और कहाँ कहाँ मार्क गए हैं वो सब एनालिसिस करके इसको प्रेजेंट करती थी कि तूने यहाँ गए और फिर उसका सॉल्व करता था। आपका आंसर शीट लेके वो सब इसको लाके समराइज करके इसको दे देती थी। क्या बात है। एक बच्चे के सक्सेस में किस किस का इंपॉर्टेंस है। देखो, आप पापा तो बता ही रहे कि पेरेंट्स का रोल, छोटे भाई बहन भी हो तो सुन सकते हैं, है ना, कि यार एनालिसिस वो करती थी कि भैया आपने यहाँ गलती करी है, ये मत करना नेक्स्ट इसमें, कितना अच्छा है। कभी कभी बोला ऐसा- आपने उसको हाँ। कुछ गिफ्ट दिया उसको? कभी कभी ऐसा लगता था कि सिंपल चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड रखती थी, लेकिन इन लोगों को इतनी आदत हो गई थी कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना। हाँ। छोटा प्रॉब्लम जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है उसका भी आउट ऑफ द वे जाके थिंक करके प्रॉब्लम गलत करके आ गए हैं। ऐसा हुआ था 1-2 बार। तो वो बोली अरे ये तो मुझे भी आ रहा है, मैं तो 10th में हूँ, तूने ऐसा सोचा ही नहीं, तू तो ऐसे सोच रहा है। ओ, ये बहुत बढ़िया बात है। होता है ऐसे, हम लोगों को लगता है हर क्वेश्चन डिफिकल्ट है और कुछ क्वेश्चन एकदम सिंपल होते हैं। वो भी पढ़ाई में बहुत अच्छे इसका मतलब है ना। अभी 10th है उसका? 10th। चलो बहुत अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। तो टाइम मैनेज भी ये कैसे करता था बच्चों को शायद समझ में आ गया कि 2 सब्जेक्ट्स अ डे इज अ गुड स्ट्रेटेजी। क्या लगता है पीवाईक्यूज का कितना बड़ा रोल है इस पूरे प्रिपरेशन में? PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब 2 साल आपको कंसेप्ट तो आप ब्रश कर ही रहे हो, 2 साल से अच्छे से कंसेप्ट वगैरह पढ़ ही रहे हो, पर लास्ट में आप एग्ज़ाम ही दे रहे हो ना, तो एग्ज़ाम में जो बहुत बार आता है, जो रिपीट हुआ है, वो जो आने के चांस ज़्यादा है, उस पर आपका फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। यस बच्चों, पीवाईक्यूज तो बहुत बहुत हाईली रिकमेंडेड है। एग्जाम से पहले आपने कम से कम 2 से 3 बार पीवाईक्यूज करना चाहिए। बहुत बहुत बढ़िया। तो पीवाईक्यूज करना चाहिए, ये वो क्या स्टडी मटेरियल्स आपने यूज़ किए? मतलब ऑफलाइन कोचिंग पे ही पूरा डिपेंडेंट थे या ऑनलाइन यूट्यूब चैनल्स थे जो आपने रिफर किए? व्हाट वाज योर, और ऐसा था कि 3-4 यूट्यूब चैनल्स देख रहे हो या एक ही यूट्यूब चैनल था जो देख रहे हो? व्हाट वाज योर स्ट्रेटजी ऑन दिस? गणितंक पे तो था ही, तो दूसरी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो मैथ तो गणितंक से ही किया। बाकी फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री भी महेश सर बहुत ही अच्छा प्रोवाइड करते थे सब कुछ, वर्कशीट्स वगैरह उधर भी PYQs वगैरह मिल जाते थे। बाकी फिर मैंने और टारगेट पब्लिकेशंस के 3 बुक्स भी ले रखे थे कुछ, तो उसको लगा भी के। solve कर हाँ, लेते उसको थे। भी सॉल्व कर ले। तो तो आखिरी 2-3 महीनों में बहुत सारा मटेरियल था ना हमारे सामने, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फिर कैसे मैनेज किया उसको? उसको कैसे सॉल्व करता था? इम्पोर्टेंस, प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ही डिसाइड करना है एंड में, क्योंकि अब टाइम तो लिमिटेड है हमारे पास, सब कुछ तो नहीं होने वाला, 2 महीने में सब कुछ तो हो नहीं सकता। तो मोस्टली तो क्लास वालों के शीट्स और PYQs वो सॉल्व करने को मैंने प्राइम टाइम दिया उसमें, क्योंकि उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, राइट? इतने सालों से वो कर रहे हैं। वो इतने सालों से कर रहे हैं, उन पे हमें भरोसा रखना चाहिए। दे नो बेटर देन अस। डेफिनेटली यस। फिर बाद में अगर आपको टाइम बाद में बचता है तो फिर आप कुछ एक्स्ट्रा टारगेट और ये सब कर सकते हो। करेक्ट, कोई पब्लिकेशन की बुक कर सकते हो। एक चीज मैंने इसको बोली थी, यू कैन डू एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड बट यू कैनॉट डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। अरे बाप रे, बहुत तो सही ये सर। मैंने ऐसे बोला था कि तू कुछ भी कर सकता है लेकिन सब कुछ नहीं कर सकता। Exactly. तो प्रायोरिटी तुझे डिसाइड करनी है कि मैं इतना चीज करूंगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा सब मिलके एक साथ खा रहा हूँ, ऐसा नहीं। एग्जैक्टली, और बच्चे इसी में फंस जाते फंस जाते हैं, हैं। correct. हर एक चीज का लेवल 1 कर लेते हैं और ऊपर ही नहीं बैठ पाते। तो
कोई एक दो चीजें प्रायोरिटी रखो और उसको Correct, कंप्लीट correct, पहले करना है। ये बहुत अच्छा मैसेज है। और सर आपने बहुत ही बढ़िया सेंटेंस बोला है, यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड बट यू कैन नॉट डू एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। सर बहुत बहुत मजा आ रहा है आपके साथ तो बात करके। तो और जैसे आपने कहा कि फिजिक्स केमिस्ट्री यहाँ से कर लिया, मैथ्स गणितंक से किया, और मैथ्स आपने बीटा 2.0 से किया। मजा आता था वो लाइव लेक्चर्स करने में हाँ 2 बजे? बहुत मजा आता था। अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा। चलो सही है। लास्ट टाइम तो सिर्फ आखिरी 2 महीने में ही ले पाया था सर। इस साल मैंने पूरा 6 महीने का एक बैच किया है, संघर्ष बैच करके, जिसमें हम अभी से थोड़ा स्लो, क्योंकि उसमें क्या होता था ना, सिर्फ 2 ही लेक्चर्स लेते थे हम एक टॉपिक पे। अब एक टॉपिक पे हम 2-3 हफ्ता ले सकते हैं, तो ऐसा हो जाता है वो। तो चल रहा है अभी वो, अभी कोर्स चल रहा है और अभी हम कर रहे हैं अच्छे से। आई एम श्योर कि इस साल भी कभी अच्छा करेंगे बच्चे। चलो बढ़िया। कोई ऐसी चीज़ पूरे 2 साल की प्रिपरेशन में आपको लगा कि शायद मैं ये चेंज करता तो अच्छा होता? एनीथिंग दैट यू वांट टू रिफ्लेक्ट अपॉन? जैसे अभी पापा ने बोला कि पूरा टाइम पढ़ाई करना इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। बहुत मोनोटोनस हो जाता है वो, और आपका भी फिर वो मन नहीं करेगा एक पॉइंट के बाद। मतलब आप कितना भी आपका कैपेबिलिटी हो, कितना भी आप होशियार हो, पर एक सैचुरेशन पॉइंट आ ही जाता है, फिर आपका भी मन नहीं करता वो करने का। तो मिक्सचर होना चाहिए कुछ भी। मैंने स्पोर्ट्स नहीं किया, फिटनेस का कोई कुछ किया नहीं, स्पोर्ट्स नहीं किया, बाकी बातें वगैरह जो करनी चाहिए, नॉर्मल रहना है आपको 2 साल में। मतलब ऐसा नहीं कि आप जेई दे रहे हो तो आपको सब कुछ बंद करके पढ़ाई ही करना है। आपको मैनेज करना है अच्छे से, है ना, इफेक्टिवली। सही बोल रहे हो आप। तो वही है कि 11th और 12th के मिड तक तो आप मैनेज कर सकते हो, उसके बाद शायद प्रेशर बढ़ जाता है, वहाँ पे फिर आपको पूरा फोकस शिफ्ट कर लेना पड़ता है पढ़ाई पे। लेकिन चलो, रिजल्ट आने के बाद में हम ये सब सोच सकते हैं अच्छे से, है ना। और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आप COEP द बेस्ट कॉलेज इन पुणे एंड महाराष्ट्र, आप वहाँ हो। सर एनी टिप फॉर पेरेंट्स, जो आपको लगता है कि पेरेंट्स को ऐसा कुछ करना चाहिए पूरे प्रोसेस में? मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे के साथ रहो। तो बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो उनको मोटिवेट करो। एक आधा टेस्ट में कम मार्क आए तो नाराज मत हो, बाद में उनको मोटिवेट करते रहो, वो फिर से बाउंस बैक हो जाएंगे। मैंने देखा है इसको बाउंस बैक होते हुए, और अच्छे से बाउंस बैक होते हुए देखा है। ऐसा भी नहीं कि फिनिक्स जो बोलते हैं अपन, फिनिक्स जैसे निकल के आता है, वैसे ही निकल के आके COEP में एडमिशन मिला और फिर प्राउड फील करवाया हम लोग सब लोगों ने। राइट। वही है, अप्स एंड डाउन हर एक के लाइफ में होते हैं, हमारे लाइफ में भी होते हैं, बच्चों के लाइफ में भी होते हैं। बस गिर के उठना जरूरी है, और मतलब फिर उड़ना स्टार्ट करते थे जब हम एक बार चलना दौड़ना स्टार्ट करें। तो ऐसे 2 साल की इसकी प्रिपरेशन थी, और बहुत ही अच्छा प्रिपेयर किया। आई एम श्योर कि बहुत सारे बच्चों ने बहुत कुछ लिया होगा आज के वीडियो से, आज के इस सेशन से। और थैंक यू फॉर कमिंग अगेन, है ना। तो बच्चों, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, MSTCT 2024 में मचाना है, ओके। और बहुत सारी बातें जो हम और भी करना चाहते हैं, और भी आपसे शेयर करना चाहते हैं, हम करते रहेंगे, राइट। तो बस जुड़े रहिए और स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हैप्पी ऑलवेज। खुश होके अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।